सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र घर का है। तो घर को हम किस प्रकार से लिखेंगे? घ जमा अ जमा र जमा अ। क्या होगा? घर। और घर लिखने में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4, 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला चित्र है उल्लू का चित्र। अब उल्लू को किस प्रकार से लिखा जाएगा? उ जमा ल जमा ऊ। क्या होगा? उल्लू। और इसमें कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4, 4 ध्वनियों का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला है अमरूद। अमरूद को किस प्रकार लिखेंगे? अ जमा म जमा अ जमा र जमा उ जमा द जमा अ। क्या होगा? अमरूद। अब अमरूद में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द अनेक ध्वनियों के मेल से बने हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो यानी कि जो अभी हमने शब्द देखे और उनको जब हमने अलग अलग करके लिखा तो हमें क्या दिखाई दिया कि इसमें अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तो ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में देखते हैं तो उनके लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि ये जो है घ अ र अ, ये क्या है? यही हमारे वर्ण है और इनके मेल से ही क्या हुआ? एक शब्द की उत्पत्ति हुई। ये ध्वनियां इतनी छोटी है कि इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि हमने ऊपर देखा था कि किस प्रकार से एक शब्द था, शब्द के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन अब ये ध्वनियां इतनी छोटी हैं कि अब इनके और टुकड़े करना संभव नहीं है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो, वर्ण कहलाते हैं। यानी कि ध्वनियों को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? इन ध्वनियों के चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णों का खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके वह क्या कहलाते हैं? वह वर्ण कहलाते हैं। यानी कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। प्रत्येक भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, अर्थात किसी भाषा के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों को हम निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों का समूह है और उसे एक निश्चित क्रम में लिखा गया है, तो जो हम निश्चित क्रम में इसको जिस प्रकार से लिख रहे हैं उन समूहों को ही हम क्या कहेंगे? उन समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। यानी कि स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं
उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हमें नहीं होती। और स्वरों का उच्चारण करते समय क्या होता है? मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। और हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं और इनको भी 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला प्रकार है मूल रूप से। पहला मूल रूप से अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो ये क्या है? हमारे मूल रूप से वर्ण। अब अगला है मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। और किस रूप में लिख सकते हैं स्वरों को? मात्रा के रूप में। किस प्रकार से? व्यंजनों के साथ मिलाकर। जैसे क जमा आ, क्या बनेगा? का। ऐसे ही च जमा ई, ची। अगला त जमा ई, ती आदि अन्य शब्द। तो हमने देखा कि पहले हम स्वरों को किस रूप में लिख सकते हैं? मूल रूप में, जो उनका रूप है। फिर अगला हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? व्यंजनों के साथ मिलाकर, मात्राओं के रूप में। जैसे यहाँ पे क पे अगर हम आ की मात्रा लगाएं तो क्या होगा? का। च पे ई की तो ची। ऐसे ही त पे ई की ती। तो ये थे 2 प्रकार जिसे हम स्वरों को जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब अगला है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है क, ह्रस्व स्वर, ख, दीर्घ स्वर, ग, प्लुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं जिन स्वरों को और उन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लग रहा है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। तो इन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लग रहा है, तो ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर। अब अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। यानी कि अब जिन स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लग रहा है वो स्वर हमारे क्या कहलाएंगे? वो स्वर हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लग रहा है, तो ये हमारे क्या है? यह हमारे दीर्घ स्वर है जिनकी संख्या कितनी है? 7। अब अगला है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा द्विगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसका उच्चारण प्रायः पुकारने में किया जाता है। यानी कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना, यानी कि किससे? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है ओम, और इसका उच्चारण हम कब करते हैं? पुकारने के लिए करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला व्यंजन के बारे में। तो हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया, स्वरों के रूप के बारे में और किस प्रकार से उन्हें लिखा जाता है ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन यानी कि 35 है। इन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और उनके उच्चारण में क्या होता है? उनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। और हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है तथा 2 अतिरिक्त जो व्यंजन है उनको जोड़कर कितने हुए? 35 व्यंजन हुए, जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है कवर, क, ख, ग, घ, अंगा। चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया।
अब ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अथस्थ य र ल व और ऊष्म श श स ह। तो हमने यहाँ पे देखा कि व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। व्यंजनों को 7 वर्गों में बांटा गया है, जो किस प्रकार है। पहला क वर्ग है, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है, अतस्थ है, फिर ऊष्म है। इस प्रकार से व्यंजनों को लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं, जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे क ख ग घ। तो ये कौन से व्यंजन है? ये व्यंजन है जो स्वर रहित है, मतलब अभी इसमें किसी भी प्रकार की स्वर की सहायता नहीं ली गई है। तो इनको जब हम लिखते हैं तो उसमें हल का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे लगाया गया है। अब अगला है हिंदी के व्यंजन। हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण स्वर पहले से ही जुड़ा रहता है, जैसे क जमा अ क। तो हिंदी के वर्ण में, व्यंजन वर्णों में क्या होता है, जो अ वर्ण है, जो कि स्वर है, वो क्या पहले से ही व्यंजनों में जुड़ा रहता है। तभी हम उसको ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं, क जमा अ क्या होता है, क ख ग। तो इसमें पहले से ही व्यंजनों में अ की मात्रा लगी हुई होती है। ड़ तथा ढ को विकसित या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये क्रमशः ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। यानी कि ड़ और ढ जो है वो कैसे हैं, वो अतिरिक्त व्यंजन है जो जोड़े गए हैं। और वो किससे विकसित हुए हैं? ड तथा ढ से विकसित हुए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें जीभ जो है मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी कि छूती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे क से म तक, क से म तक जितने भी व्यंजन है वो क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब अगला है अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी विशेष भाग को पूरा स्पर्श करती है, जैसे य, र, ल, व। ये क्या है हमारे? ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीवा है हमारे मुख के किसी विशेष भाग को पूरा स्पर्श करती है। तो जो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये हमारे क्या है? ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। अगला है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख से रगड़ उत्पन्न करती हुई बाहर आती है, जिससे गर्मी पैदा होती है, जैसे श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है? ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में प्राण वायु मुख से रगड़कर बाहर आती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अब अगला है संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं और अपना वास्तविक रूप खोकर एक नया रूप धारण करते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि वह वर्ण जो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं और अपना वास्तविक रूप खोकर एक नया वर्ण बनाते हैं, एक नया रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? जैसे ये है क, श, तो ये क्या बना? श। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से एक नया संयुक्त व्यंजन बना, जिससे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, क्षत्रिय। अब अगला है त जमा र, त्र, और जिससे बनने वाले शब्द हैं पत्र, मित्र। अगला है ज जमा ज्ञ, ज्ञ। तो इससे बनने वाले शब्द हैं ज्ञान, विज्ञान।
अगला है श जमा र श्र और इससे बनने वाले शब्द हैं श्री, श्रमिक। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से दो अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला है द्वित्व व्यंजन। दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि अब किसकी बात हो रही है? समान व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बन रहे हैं उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहले क्या था? अलग अलग। तो जब अलग अलग व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनते हैं, वर्ण बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो वो, और अब यहाँ पे बात हो रही है समान व्यंजनों की, यानी कि समान रूप से जो व्यंजन होते हैं उनके मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे त जमा त, और इससे बनने वाला शब्द पत्ता, कुत्ता। ऐसे ही अगला ल जमा ल, दिल्ली, इससे बनने वाले शब्द दिल्ली, बिल्ली। अगला क जमा क और इससे बनने वाले शब्द मक्का, चक्का। ये क्या है? हमारे द्वित्व व्यंजन है। अगला है न जमा न और इससे बनने वाले शब्द गन्ना, पन्ना। अगला ट जमा ट और इससे बनने वाले शब्द मिट्टी, गिट्टी। ऐसे ही ड जमा ड और इससे बनने वाले शब्द लड्डू, अड्डा। तो ये क्या थे हमारे? ये हमारे द्वित्व व्यंजन थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से व्यंजनों के भी अलग अलग रूप हैं। अगला है हमारा मात्राएं। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। यानी कि जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसका जो रूप है वो बदल जाता है। तो उस बदले हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। यानी कि जो अस्वर है उसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, लेकिन उसके अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्वर दिए गए हैं, फिर उनकी मात्राएं, और फिर उन्हें जब स्वर सहित व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है और फिर उनसे बनने वाले कुछ शब्द। जैसे यहाँ पे अ की मात्रा। अब अ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन वह हर व्यंजन के साथ लगती है। जैसे क जमा अ, क, और उससे बनने वाला शब्द कमल। ऐसे ही अगला है आ जमा आ का आ स्वर, उसकी मात्रा, और अगर हम उसे व्यंजन के साथ मिला दे तो वो क्या होगा? क जमा आ, का, और उससे बनने वाला शब्द काम। ऐसे ही अगला है ई स्वर और ई की मात्रा, फिर क जमा ई, क्या बनेगा? कि, और उससे बनने वाला शब्द है किसान। अगला ई की मात्रा, च जमा ई, ची, उससे बनने वाला शब्द है चील। अगला है उ की मात्रा, ग जमा उ, गु, और गु से बनने वाला शब्द गुलाब। अब अगला है उ की मात्रा, क जमा उ, कु, और कु से बनने वाला शब्द है कूप। ऐसे ही री स्वर, री की मात्रा, क जमा री, क्री, और क्री से बनने वाला शब्द कृषक। ऐसे ही अगला है ए स्वर, ए की मात्रा, फिर श जमा ए, शे, और शे से बनने वाला शब्द शेर। ऐसे ही अगला है ए की मात्रा, स जमा ए, सै से बनने वाला शब्द सैनिक। ऐसे ही अगला है ओ की मात्रा, क जमा ओ, को, और को से बनने वाला शब्द कोयल। ऐसे ही अगला है ओ की मात्रा, प जमा ओ, पौ, और पौ से बनने वाला शब्द है पौधा। तो बच्चों, हमने सीखा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।